आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई ने यह बता दिया है कि 12वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा। इसलिए आज सबसे पहले हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट कैसे लाखों छात्रों की जिंदगी बदलने वाला है और यह किस आधार पर डिक्लेयर किया जाएगा। अब की बार यह रिजल्ट अपने साथ बहुत सारे बदलाव लाएगा और यह पहले जैसे नतीजों की तरह नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आज सभी छात्र और उनके माता पिता पेन और पेपर लेकर हमारा यह पूरा विश्लेषण ध्यान से देखें और आने वाले बदलावों के लिए अपने आप को तैयार रखें। सबसे पहले हम आपको सीबीएसई के इस फॉर्मूले के बारे में बताते हैं जिससे कि 12वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इस नए फॉर्मूले के तहत यह तय किया गया है कि 12वीं कक्षा के नतीजों के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा तीनों कक्षाओं में छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन को रिजल्ट्स का आधार बनाया जाएगा। यानी 3 साल में आपके बच्चे ने जो प्रदर्शन किया है 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में, उसका औसत निकालकर उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसके लिए 100% रिजल्ट को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब मैं आपको वेटेज बताता हूं कि किस क्लास की कितनी वेटेज है और यह ब्रेकअप आपको ध्यान से दिखना चाहिए। 100% में यानी 100 नंबरों में 40% वेटेज के लिए 12वीं कक्षा में हुए यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के नतीजों को महत्व दिया जाएगा। अब आप यह सोच लीजिए कि किस क्लास का कितना वेटेज है। तो 40% सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है 12वीं कक्षा में। आपके बच्चे ने या जिन छात्रों ने यूनिट टेस्ट दिए हैं, मिड टर्म एग्जाम दिए हैं और प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं, उनके जो नंबर हैं जोड़कर जितने आएंगे उसका वेटेज 40% है। इसके बाद 30% वेटेज के लिए 11वीं कक्षा के रिजल्ट्स को आधार माना जाएगा। यानी आपके बच्चे के 11वीं कक्षा में जितने नंबर आए थे उसका वेटेज है 30%। लेकिन इनमें केवल थ्योरी वाले एग्जाम्स के अंकों का ही मूल्यांकन होगा, प्रैक्टिकल का नहीं होगा। सरल शब्दों में कहें तो प्रैक्टिकल एग्जाम को छोड़कर बाकी विषयों में थ्योरी में जितने भी नंबर आए थे उन्हें 12वीं कक्षा के नतीजों में 30% वेटेज के लिए आधार माना जाएगा, जबकि बाकी 30% वेटेज के लिए 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को आधार माना जाएगा। हालांकि इसमें सिर्फ उन्हीं 3 विषयों के रिजल्ट्स को महत्व दिया जाएगा जिनमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं और इसमें भी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा और इस तरह से ये 100 नंबर का ब्रेकअप बनेगा। यानी 10वीं क्लास में आपके जो बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स हैं उन्हें चुना जाएगा। तो ये फॉर्मूला अब आप याद रख कर लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर है फॉर्मूला। 30% वेटेज है 10वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा में जिन छात्रों के जो नंबर आए हैं उसका 30% वेटेज है। इसके अलावा 11वीं कक्षा में भी 30% वेटेज होगा और 12वीं कक्षा में जो यूनिट टेस्ट हैं, मिड टर्म एग्जाम है और प्री बोर्ड एग्जाम है उनका 40% वेटेज होगा। अब इसमें हम आपको बताना चाहेंगे उन बच्चों को ज्यादा फायदा होगा जो लगातार कंसिस्टेंट हैं, यानी जिन्होंने 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों परीक्षाएं बहुत मेहनत के साथ दी हैं और तीनों में उनके अच्छे नंबर आए हैं, वो इसमें इस नए फॉर्मूले के तहत कामयाब रहेंगे। और जिन बच्चों ने 11वीं कक्षा में मेहनत नहीं की या मान लीजिए 10वीं कक्षा में मेहनत नहीं की लेकिन 12वीं में बहुत मेहनत की है, उन बच्चों को उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी पर ज्यादा जोर दिया है सीबीएसई ने। हालांकि आपको यह सब बहुत जटिल लग रहा होगा और बहुत से छात्र अब भी कंफ्यूज हैं कि आखिर उनका अंतिम रिजल्ट होगा क्या। तो सीबीएसई ने इसे भी स्पष्ट करने की कोशिश की है जिसे हम आपको सरल भाषा में अब समझा रहे हैं। असल में फिलहाल स्कूलों में हर विषय में थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग होते हैं। जैसे किसी विषय में 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है। कई बार यह भी होता है कि किसी विषय में प्रैक्टिकल के नंबर ज्यादा आ जाते हैं और थ्योरी में अंक कम आते हैं और यह क्रम हर विषय में अलग अलग हो सकता है। इसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब प्रैक्टिकल के अंकों को स्कूल पहले ही छात्रों को दे देते हैं जो बाद में अंतिम रिजल्ट में जोड़ दिया जाता है। यानी मोटे तौर पर बोर्ड को यह तय करना था कि छात्रों को थ्योरी में कैसे नंबर दिए जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो तो स्कूल पहले ही दे चुका है और इसी के लिए यह ब्रेकअप
बनाया गया है और इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स को इसमें से एग्जाम में जो नंबर आए हैं उसे हटा दिया गया है। हालांकि यहां आपके मन में कई सवाल होंगे। पहला सवाल यही होगा कि अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में या मिड टर्म परीक्षा या यूनिट टेस्ट में कम नंबर आए थे तो फिर क्या आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा? ये आपके मन में सवाल जरूर होगा, लेकिन सीबीएसई ने अपने फॉर्मूले में इसका जवाब देने की कोशिश की है। इसके तहत यह फैसला स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि वो 12वीं कक्षा में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के सभी नतीजों को आधार बनाते हैं या फिर किसी एक ही एग्जाम के आधार पर यह तय करते हैं कि वो आपको कितने नंबर देंगे, क्योंकि इनका महत्व आपके रिजल्ट में 40% का होगा। यानी 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में, इन अलग अलग परीक्षाओं में आपके जो नंबर आएंगे उसका जो वेटेज है उसका वेटेज होगा 40%। जैसे कोई स्कूल ये तय कर सकता है कि वो सिर्फ प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर ही अपने छात्रों का मूल्यांकन करेगा। इसलिए ये हर स्कूल के ऊपर है कि वो इस मूल्यांकन में किस फॉर्मूले के तहत जाना चाहता है। वो सारी परीक्षा 12वीं में सारी परीक्षाओं के नंबर अपने छात्रों को आकलन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है या सिर्फ प्री बोर्ड के आधार पर करना चाहता है। 12वीं कक्षा के नतीजों को करियर का एक रनवे माना जाता है, क्योंकि इसी रनवे से बच्चों का करियर एक विमान की तरह टेक ऑफ करता है। परीक्षा में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि बच्चों के पास एक अच्छा आधुनिक विमान है जो तेजी से उड़ेगा, टेक ऑफ करेगा, जो इसके बाद के सफर में उन्हें सबसे आगे रखेगा। और कम अंकों का मतलब यह माना जाता है कि विमान थोड़ा धीरे चलेगा और बहुत धीरे धीरे टेक ऑफ करेगा। इसलिए बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी होगी, जैसा कि एक फाइटर पायलट करता है। एक फाइटर पायलट औसत विमान से भी बड़े हमलों को अंजाम देने में माहिर होता है। तो आपको भी नंबर ऐसे लाने हैं जैसे फाइटर जेट के नंबर। यहां एक बात यह भी है कि 12वीं कक्षा के परिणाम जिंदगी में कई बड़े मौकों पर हमारे मूल्यांकन का आधार बनते हैं। जैसे जब आप कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाते हैं तो 12वीं कक्षा के नंबरों के आधार पर ही दाखिला मिलता है। विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, यहां तक कि प्राइवेट नौकरियों में भी 12वीं कक्षा के परिणामों को देखा जाता है। और जीवन में जब भी कभी आप नौकरी के लिए भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अक्सर इंटरव्यू में यह जरूर पूछा जाता है कि 12वीं कक्षा आपने किस स्कूल से की है, 12वीं कक्षा में आपके पास कौन कौन से विषय थे और 12वीं कक्षा में आपके कितने नंबर आए थे। इसके आधार पर ही किसी भी इंटरव्यू में कैंडिडेट को परखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि 12वीं कक्षा के नतीजे करियर की नींव बनते हैं और इन्हीं से छात्रों का काफी हद तक भविष्य तय होता है। इसलिए सीबीएसई का यह फॉर्मूला आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आज कई बच्चों को यह फॉर्मूला पसंद नहीं आया, क्योंकि इन बच्चों का कहना है कि 10वीं और 11वीं कक्षा में उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था और इसकी वजह से अब वो 12वीं कक्षा के नतीजों में पीछे रह जाएंगे और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हम ऐसे छात्रों और उनके माता पिता को ये बताना चाहते हैं कि सीबीएसई ने तय किया है, अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, ये बात आपको ध्यान से सुननी है, अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट से, जो कि इस फॉर्मूले के तहत निकाला जाएगा, उससे खुश नहीं है तो वो अपनी असहमति जता सकता है और इसके लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखकर परीक्षा देने के लिए कह सकता है। यानी आज भी आपके पास परीक्षा देने का विकल्प मौजूद है। यानी आप चाहें तो रिजल्ट आने के बाद फिर से परीक्षा दे सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। आज हमने इस पर छात्रों से भी बात की है और क्योंकि ये पूरा मामला छात्रों से जुड़ा हुआ है तो ये जानना सबसे जरूरी है कि छात्र इसके बारे में क्या कहते हैं। जिस बच्चे के 10th में मार्क्स कम आए होंगे, ठीक है, उसे 12th में भी परफॉर्म करने का जज्बा रहा होगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं 10th से सीखते हैं और बाद में 12th में अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। और 11th में सारे स्कूल्स को, सबको यही पता है, सारे स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स होते हैं, वो बच्चों को थोड़े कम नंबर देते हैं। अगर उसके आधारित पे बच्चों के 12th के बोर्ड्स के मार्क्स लगेंगे तो थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए थोड़ा सा अन्याय होगा। अब 10th के बेसिस पे और 11th के बेसिस पे अगर हमारी जजमेंट 60% के आसपास है तो वो एक थोड़ा अनफेयर क्राइटेरिया हो जाता है, बिकॉज
10th के बेसिस पे तो आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं जो सबके लिए एक समान होते हैं, वो मायने रख सकते हैं, पर 11th में हर स्कूल अपना अलग तरीके से एग्जाम लेता है, तो बच्चे की परफॉर्मेंस अब 11th के बेसिस पे आई थिंक हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम और सबसे बेस्ट जो चीज़ है अगर वो करने के लिए करें तो ऐसी चीज़ ही करनी जा सकती है, एग्जाम्स अगर ना दिए जाए तो। अब आगे जब हम मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें अगर मेरिट के अकॉर्डिंग हमें एडमिशन मिलना है तो उसमें हमें कॉलेज एडमिशन इतना अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरेज भी हमारे साथ आ जाएगा और हमने जो टॉप पे आने की कोशिश की थी वो भी सब बराबर हो जाएगा। मेरे लिए तो कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि जो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर और 12th का जो 30-40% वाला फॉर्मूला है, तो जो कक्षा 11वीं में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मेरे कई पेपर छूट गए और कई में प्रदर्शन बेकार रहा है, तो इसी वजह से वो मेरे 12th के परिणाम में कुछ असर डालेंगे। उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही था, क्योंकि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, एंड क्योंकि 10th क्लास को बेस्ट ऑफ 3 का परसेंटेज दे रहे हैं, सो ये एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ थी। रिजल्ट बहुत गिर जाता है, इसलिए 11th के नंबर तो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे 12th में कोप अप कर लेते हैं, 12th में अच्छे नंबर ले आते हैं बोर्ड्स में। अगर वो मार्क्स मैटर करते हैं और बाद में एग्ज़ाम देने का चांस दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं सेटिस्फाइड होंगे वो लोग ज़रूर अपेयर कर पाएंगे, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है सब। देखिए, जिन्होंने 9th 10th 11th में जिनके नंबर अच्छे आया उनके लिए तो सब ठीक है, पर जिन्होंने मेहनत ही +2 में आकर करी है उनके लिए में भी ये फेयर डिसीजन ना हो। और ऑनलाइन भी हो सकते थे और अभी भी ऑनलाइन हो सकते थे, MCQ फॉर्म में कर सकते थे 1 मार्क, जो भी क्राइटेरियन निकाल रहे थे वो कि हाफ एन आवर का एग्ज़ाम होगा। तो आपने देखा कि मिक्स्ड रिएक्शन है, कुछ छात्रों को ये अच्छा लगा फॉर्मूला, कुछ छात्रों को अच्छा नहीं लगा। और जाहिर है, देखिए, ये जो छात्र 10वीं 11वीं 12वीं लगातार 3 साल लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, उन्हें ये फॉर्मूला सूट नहीं करेगा, लेकिन जो विद्यार्थी लगातार हर कक्षा में मेहनत करके पास हुए हैं उन्हें ये फॉर्मूला सूट करेगा। लेकिन फिर आपको बता रहे हैं, अगर रिजल्ट आने के बाद आपको इससे कोई असहमति होती है तो आपके पास परीक्षा देने का विकल्प मौजूद है। अब आपको बताते हैं, ये तो छात्रों का रिएक्शन था, अब देखिए कि जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो इस फॉर्मूले के बारे में क्या कह रहे हैं। हम लोग 11th में वैसे भी बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली मार्क्स उनके डिडक्ट करते हैं, ताकि वो बच्चे आगे के लिए 12th के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अगर हम उनको लीनियंटी मार्क्स देंगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता 11th के मार्क्स काउंट करना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसको काफ़ी सारे बच्चे भी इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे। तो अगर वो री एग्ज़ाम चाहते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए री एग्ज़ाम का प्रोविज़न लाएं, रादर देन 11th के मार्क्स ऐड करने से। अलग अलग तरह के बच्चों के जो परफॉर्मेंसेस रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हिस्टोरिक परफॉर्मेंसेस भी उनके अच्छे रहे हों, और जो अभी उनकी परफॉर्मेंस आती उसके बेसिस पे जो भी फॉर्मूला डिराइव किया गया है वो उनको एप्टली अपना रिजल्ट जस्टिफिकेशन के साथ मिल जाएगा। कोई नहीं जानता है कि कल क्या हो जाए, इसलिए आप प्रत्येक एग्ज़ाम को बहुत ईमानदारी से दें कि कब कौन सा एग्ज़ाम आपके 2 साल की जो मेहनत थी वो देखिए क्लास 12th में आपको रंग ला रही है। इसलिए नहीं कह सकते कि आज की मेहनत आपके कल काम आ जाए, तो इसीलिए आप ये बहुत अच्छा प्रयास है और अप्रत्यक्ष मैसेज है उन बच्चों को जो प्री बोर्ड को या स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स को बहुत लाइटली लेते थे। CBSE भारत का केंद्रीय शिक्षा बोर्ड है और इसकी शुरुआत वर्ष 1929 से मानी जाती है, जब देश में अंग्रेजी सरकार का शासन था, जब हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे। उस समय बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना का गठन किया गया था और इस बोर्ड के दायरे में अजमेर, मेवाड़, मध्य भारत और ग्वालियर प्रांतों के काफ़ी सारे स्कूल आते थे। हालांकि बाद में धीरे धीरे अलग अलग प्रांतों ने अपने अपने राज्य बोर्ड का गठन कर लिया, लेकिन आज़ाद होने के बाद भारत में वर्ष 1952 में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना का नाम बदलकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कर दिया गया और तब इसके दायरे में देश के अधिकतर राज्य आए। वर्ष 1962 में इस बोर्ड का फिर से पुनर्गठन हुआ ताकि ये बदलते भारत की बदलती शिक्षा नीति को नई दिशा दे सके, और इसी के बाद देश में बोर्ड की परीक्षाओं की परंपरा शुरू हुई और इसका मकसद था देश में मार्किंग सिस्टम के लिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को स्थापित किया जा सके। यानी 10वीं की परीक्षा जितनी तमिलनाडु में कठिन है उतनी ही दिल्ली में भी हो और दूसरे राज्यों में भी एक जैसा सिस्टम हो, समान फॉर्मूला के तहत सबका आकलन होना चाहिए, चाहे राज्य कोई भी हो। तो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए।
और आज सीबीएसई द्वारा पेश किए गए इस फॉर्मूले में भी इसी बात को ध्यान में रखा गया है। जब सीबीएसई इस फॉर्मूले को तैयार कर रहा था तब उसके सामने यह प्रश्न था कि वो सभी स्कूलों का इसमें एक समान कैसे ध्यान रखे। तो इसके लिए यह किया गया कि अब छात्रों के नतीजे तैयार करते समय स्कूलों के पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स को भी इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जाएगा। और जैसे कि एक अध्यापक अभी आपको समझा रहे थे कि जो छात्र ऐसे हैं जो हर कक्षा में लगातार मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा फायदा इस फॉर्मूले में उन्हीं को होगा जो छात्र हर कक्षा में मेहनत करते हैं और हर कक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं। जो छात्र ये सोचते हैं कि अभी ये 11वीं है, ये प्री बोर्ड है, ये मिड टर्म है, इसके ज़्यादा नंबर नहीं लगेंगे और पूरे साल मेहनत नहीं करते, उन्हें इस फॉर्मूले में कुछ नुकसान होगा। इस फॉर्मूले के तहत स्कूलों का बेस्ट रिजल्ट निकाला जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस बार का रिजल्ट उस रिजल्ट से ±2 नंबर में हो। जैसे किसी स्कूल की 12वीं कक्षा में 97% रिजल्ट किसी का सफल रहा था, तो अभी का रिजल्ट कम से कम 95 और अधिकतम 99 हो सकता है। इस समय देश में 24,000 से ज्यादा स्कूल सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिन पर ये सभी फैसले लागू होंगे और अलग अलग राज्यों के शिक्षा बोर्ड पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी। लेकिन ऐसी संभावना है कि कुछ राज्य बोर्ड भी इसी फॉर्मूले पर अमल कर सकते हैं। इसलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो खास बात है वो ये कि नतीजे आने के बाद अगर आप उस नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं तो छात्रों के पास फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा और वो परीक्षा वैसे ही होगी जैसे आप पहले परीक्षाएं देते आए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.